दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपको आज ये बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जब से रूस यूक्रेन का क्राइसिस स्टार्ट हुआ है और उसके बाद इजराइल हमास क्राइसिस शुरू हुआ है, उसके बाद किस तरीके से दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। अगर एक हाल फिलहाल के एग्जाम्पल की बात करें तो कतर के लोअर कोर्ट के द्वारा 8 जो एक्स नेवल ऑफिशियल थे उनको फांसी का सजा दिया गया है। इसका किस तरीके से इजराइल हमास वार के साथ कनेक्शन है, आज कुछ ऐसे ही पहलुओं पे मैं बात करूंगा और आपको पूरे विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। जो वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स कहने का मतलब जो दुनिया के अलग अलग देश हैं उनका जो विचार है एक दूसरे को लेकर के, किस तरीके से कनेक्शन है, किस तरीके से जो एक देश है दूसरे देश के साथ लाभ लेना चाहता है, उसमें परिवर्तन देखने को मिला है। अगर सबसे पहले बात करें रूस यूक्रेन क्राइसिस का, चूंकि 2022 से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू है और ये युद्ध नॉन स्टॉप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते भी जा रहा है। अगर आप इसके परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो जाहिर सी बात है इस वार के होने के पीछे बहुत सारे कारण थे। उन कारणों के बारे में मैं यहाँ बात नहीं करूँगा, मैं ये बात आपको बताने वाला हूँ कि उसके बाद आखिर हुआ क्या, क्या क्या परिवर्तन हुआ। अगर रशिया को देखा जाए तो रशिया पर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए गए। उसको स्विफ्ट जो इंटरनेशनल पेमेंट का सिस्टम होता है, इंटरनेशनल व्यापार में जो पेमेंट किया जाता है किसी भी देश के द्वारा, सामान्यतः स्विफ्ट के द्वारा किया जाता है, तो रशिया को स्विफ्ट से निकाल दिया गया। इसके अलावा चूंकि रसिया का जो इकोनॉमी है काफ़ी हद तक नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट है और ये रशिया वेस्टर्न यूरोप के कई देशों को बेचता था अपना नेचुरल रिसोर्सेज, उस पर भी उसको रोक लगा दिया गया। तो हुआ क्या, उससे ये हुआ कि रशिया ने अपना क्रूड पेट्रोलियम यानी जो कच्चा पेट्रोलियम है उसको सस्ते कीमतों में बेचना शुरू किया। अब भारत के लिए यहाँ पर एक अवसर मिला, यानी आप समझिए चीज़ों को कि रूस यूक्रेन वार किस तरीके से भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आया। हालांकि भारत सरकार का जहाँ तक विचार है, एक भारतीय होने के नाते अगर हम लोगों का भी विचार जाना जाए तो हमारा, आपका, हम सबका विचार यही है कि ये युद्ध समाप्त हो और भारत शांति का पहल कर भी रहा है। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति को देखा जाए, जिसका बात मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि भारत को क्या अपॉर्चुनिटी मिला, तो भारत को अपॉर्चुनिटी ये मिला कि रशिया चूंकि सस्ते कीमतों में अपना क्रूड ऑयल बेचना शुरू किया तो भारत ने खरीदना भी शुरू कर दिया। भारत इसके पहले सबसे ज़्यादा जो क्रूड पेट्रोलियम है वो इराक से खरीदता था, अभी सबसे ज़्यादा क्रूड पेट्रोलियम रशिया से खरीद रहा है। भारत को एक और बेनिफिट हुआ। क्या बेनिफिट हुआ? भारत को ये बेनिफिट हुआ कि भारत अपना रुपीज भी अब रशिया को देने लगा है। भारत को यह भी फायदा हुआ कि अब रशिया भारत का रुपए भी लेने लगा है, यानी कि जो भारतीय रुपए है उसका इंटरनेशनल ट्रेड में वैल्यू धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है और जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म में इससे रुपया मजबूत भी होगा। दोस्तों, हाल ही में एक बयान आया था जिसमें रशिया ने यह कहा था कि हमारे पास $2 बिलियन के बराबर मूल्य का भारतीय रुपए जमा हो चुका है। अब चूंकि रशिया इन रुपयों का अपने देश में इस्तेमाल तो कर नहीं पाएगा क्योंकि वहां तो रूबल चलता है, तो इसने भारत सरकार से ये बात रख, तो इस पर भारत सरकार ने ये कहा कि आप उन भारतीय रुपए को भारत में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें या भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है आपकी कंपनियां रुपए में वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो रूस यूक्रेन वार है उसके बाद जो हालात पैदा हुआ, उसके बाद भारत को सस्ते कीमतों में पेट्रोलियम मिल रहा है। जो पेट्रोलियम का जो हमारा निर्भरता था मिडिल ईस्ट के देशों पे, अब उसमें डाइवर्सिफिकेशन भी आया और साथ ही साथ भारतीय रुपए का वैल्यू भी बढ़ना शुरू किया। और आप ये भी समझिए कि इस तरीके से रशिया के द्वारा अब भारत में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने वाला है, क्योंकि रशिया के पास जो रुपीज है वो इसका इस्तेमाल तो करेगा नहीं, जाहिर सी बात है वो इसका इन्वेस्टमेंट करेगा और वो इन्वेस्टमेंट भारत में ही होगा। तो भारत को इतना सारा लाभ हुआ। चूंकि बीता हुआ 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा इजराइल पर हमला किया गया, उसके बाद इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ, ये तो आपको पता है। उसके बाद किस तरीके से जियो पॉलिटिक्स में चेंजिंग आ रहा है जरा उसको समझिए। दोस्तों, चूंकि यहाँ पर जो भी मैं इंटरकनेक्टिविटी करने का प्रयास कर रहा हूँ अलग अलग चीज़ों में, वो मुख्यतः 2 बातों पर ही फोकस है। एक है रूस यूक्रेन क्राइसिस के बाद उत्पन्न हुए हालात और दूसरा है इजराइल हमास क्राइसिस के बाद उत्पन्न हुए हालात। अब चूंकि ये जो हालात उत्पन्न हुआ उसके बाद भारत ईरान के बीच रिश्तों में क्या कुछ है, चलिए जरा उसको समझते हैं, वो भी संक्षेप में। थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया कि रशिया ने यह कहा था कि मेरे पास $2 बिलियन मूल्य के बराबर का भारतीय रुपीज है। रशिया के द्वारा यह भी कहा गया कि इन भारतीय रुपए को मैं ईरान को दे दूंगा, चूंकि ईरान और रशिया के बीच भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, नो डाउट। अब ईरान ये रुपया भारत को देगा क्योंकि ईरान भारत के बीच भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। तो इस तरीके से रशिया ने यह कहा कि ईरान के माध्यम से जो भारतीय रुपए है वो
भारत में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर ईरान को देखा जाए, जिस तरीके से हमास को ईरान सपोर्ट कर रहा है और शुरू से ही ईरान एंटी अमेरिका रहा है, और अगर भारत की पॉलिसी को देखा जाए, भारत का जो इंटरनेशनल पॉलिसी है वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में, वो कुछ ऐसा रहा है कि भारत वेस्ट और ईस्ट दोनों के साथ एक बैलेंस बनाकर चलता रहा है। तो ऐसे में भारत ने रशिया के इस प्रपोजल को इनकार कर दिया और रशिया को यह कहा कि आप भारत के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, चूंकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है उसमें कोई अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सेफ माना जाता है, और उसमें हालांकि धीरे धीरे ही ग्रोथ होता है अगर शेयर मार्केट की तुलना में बात करें, लेकिन वो ज़्यादा सिक्योर है। तो भारत ने एक रशिया को ऑप्शन दिया था कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा को, जो भी आपके पास भारतीय रुपए है, आप उसको इन्वेस्ट करें, या भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है आप उसमें इन्वेस्ट करें। मध्य पूर्व के देश अगर कतर की बात किया जाए तो कतर एक ज़माने में काफ़ी गरीब देश हुआ करता था, चूँकि यह 1971 में ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ, आज़ाद हुआ। अगर उसके भी पहले थोड़ा सा कुछ और बातों को करें तो यहाँ पर 1939 में ही क्रूड पेट्रोलियम यानी कच्चा पेट्रोलियम मिल चुका था, और उसके बाद जो ब्रिटिश कंपनियाँ हैं वहाँ पर पेट्रोलियम का उत्खनन कर दी और उसका इस्तेमाल वो अपने लाभ के लिए करती। जब 1971 में कतर एक स्वतंत्र देश बना, उसके बाद उसके इकोनॉमी में बूस्ट आना शुरू किया, और अभी आपको पता है कि कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में भी शामिल है। वहाँ पर कैपिटा इनकम जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन जब कतर का स्थापना हुआ तो कतर के सामने कई सारी समस्याएं भी थी, खासतौर पे फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में उसके सामने काफ़ी ज़्यादा समस्या थी, क्योंकि जिस तरीके का उसका ज़मीन है वहाँ पर खाद्यान्न का उत्पादन काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे में भारत ने उसका काफ़ी हेल्प किया है, और अभी भी भारत फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में यानी विभिन्न तरीके के खाद्य पदार्थों के द्वारा उसकी हेल्प करता है। इसके अलावा भारत का एक विशाल संख्या में लेबर फोर्स वहाँ पे काम करता है। वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसमें भारत के लेबर फोर्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा वहाँ की जो नेवल फोर्सेज है उसको भी भारत ने समय समय पर ट्रेनिंग दिया है। तो इस तरीके से भारत ने उसको काफ़ी हेल्प किया है। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों की अगर बात किया जाए, उसमें भी जब से इजराइल हमास क्राइसिस शुरू हुआ है उसके बाद अगर बात किया जाए तो कतर का जो रुख है वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा झुकता हुआ दिख रहा है। अब चूंकि जो कतर है वो हमास को फंडिंग करते रहा है, और ये फंडिंग अभी से नहीं हो रहा है, ये फंडिंग पहले से भी जारी था। और अब जो हाल फिलहाल के दिनों में ये बात है खुलकर स्पष्ट रूप से सामने भी आया है कि कतर खुलकर सपोर्ट कर रहा है हमास का। अगर पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान का ये कहना है कि हम गाजा पट्टी में जाएंगे, लड़ेंगे, ये पाकिस्तान का बस एक दिखावा भर है। अगर पाकिस्तान को ये करना ही रहता तो पाकिस्तानी फौज गाजा में जाती, लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाला है। वो बस एक दिखावा कर रहा है। जो मुस्लिम वर्ल्ड है वहाँ पर वो अपना एक जस्ट प्रभाव छोड़ने का कोशिश कर रहा है, लेकिन मुस्लिम जगत का भी जो देश हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, कतर में 8 एक्स नेवल ऑफिसर्स को जो फांसी का सज़ा दिया गया है, इसका पाकिस्तान से कैसे कनेक्शन है। अब इन पर आरोप क्या लगा? कतर के लोअर कोर्ट के द्वारा ये आरोप लगा कि ये जो 8 एक्स नेवल ऑफिसर हैं जो पहले भारत में काम करते थे, भारतीय नेवी के लिए काम करते थे, अब कतर के एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे। कतर का वो जो कंपनी है वो सबमरीन बनाता था। उस कंपनी का हालत काफ़ी ख़राब चल रहा था, और वो जो सबमरीन कंपनी बनाता वो सबमरीन पाकिस्तान को दिया जाना था। तो चूंकि अभी हमास का हमला भी हुआ, हमास पर इजराइल के द्वारा कार्रवाई भी किया गया, और हमास के समर्थन में पाकिस्तान बोलते भी रहा था, तो पाकिस्तान ने इसे एक मौका के रूप में देखा और कतर के ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाना शुरू कर दिया गया। ये जो भारतीय लोग हैं इनको फंसाया जाए, और कतर के द्वारा एक झूठा आरोप लगा दिया गया इन 8 भारतीयों के ऊपर कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमास, कतर, पाकिस्तान का जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल ही वो मुख्य कारण बनता है जिस वजह से 8 भारतीयों को झूठे आरोप में फंसाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में कुछ और बातों को कर लेते हैं, और वो जो बात है ये है ऊर्जा से जुड़ा हुआ, एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस मंगवाता है कतर से। अब चूंकि भारत कतर के बीच जो रिश्ते हैं उसमें कुछ न कुछ टेंशन आना शुरू हो गया है। कतर ने हाल ही में घोषणा किया है कि वो चाइना के साथ एक बहुत बड़ा डील कर रहा है। वो चाइना को कई वर्षों तक नेचुरल गैस का सप्लाई करेगा, यानी वो इनडायरेक्ट रूप से ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर वो भारत को नेचुरल गैस देना बंद कर दे। मे भी ऐसा पॉसिबल है, हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी कतर सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है कि वो भारत को नेचुरल गैस नहीं देगा इन फ्यूचर।
वहीं अगर भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत चूंकि अभी सबसे ज़्यादा क्रूड पेट्रोलियम खरीदता है रशिया के द्वारा। अगर नेचुरल गैस एक्सपोर्ट की बात करें तो रशिया पूरे दुनिया में नेचुरल गैस का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। अब चूंकि रशिया का जो इकोनॉमी है काफ़ी खस्ता हाल में है, वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेचकर इकोनॉमी जमा कर रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार की वजह से इकोनॉमिकल क्राइसिस उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से पूरा उम्मीद है कि भारत को नेचुरल गैस रशिया से मिलने में कोई समस्या नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताया कि किस तरीके से जो चीज़ें होती हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अगर देखिए, रूस यूक्रेन वार अगर स्टार्ट ना होता तो भारत को आज सस्ता पेट्रोलियम नहीं मिल रहा होता। कतर के द्वारा जो कुछ भी इस तरह का गतिविधि किया गया है, 8 भारतीयों को फांसी का सजा, ये नहीं होता अगर इजराइल हमास क्राइसिस शुरू नहीं हुआ होता। ईरान के माध्यम से जो पेमेंट का बात रशिया ने किया, भारत ने उससे इनकार कर दिया। तो यहाँ पर जो हालात पैदा हुआ इजराइल हमास वार के बाद, उन हालातों को देखते हुए और कुछ पहले से भी ऐसा चूंकि बैकग्राउंड रहा है ईरान और अमेरिका के रिश्तों का, तो उस वजह से भारत ने वहाँ भी इनकार कर कि रशिया के माध्यम से जो भारतीय रुपए ईरान और ईरान से भारतीय रुपए भारत आएगा, भारत ने उसको इनकार कर दिया। तो मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स है, वहाँ पर जो चीजें हैं एक दूसरे से लिंकअप होती हैं और जो घटनाएं घट जाती हैं उसके बाद नया नया हालात पैदा होता है और उन हालातों में नया नया अपॉर्चुनिटी भी पैदा होता है।